दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत इस वर्ष सुप्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के रूप में मना रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के 550 जिलों में फैले 1 लाख गांवों में रहने वाली 11 करोड़ आदिवासी आबादी को उनके सामाजिक, आर्थिक और आत्मनिर्भर बनाना है। और यह कार्य किस तरह हो रहा है, इसके लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई हैं और उनका क्रियान्वयन और कार्यान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सोनभद्र के जिला प्रबंधक MG रवि जी, और उनके साथ ही साथ उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ बात कर चुकी और इस वक्त आदिवासी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का रूप बन चुकी राजवंती देवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम MG रवि जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि यह जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जैसा भी हम बात भी कर रहे थे कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को करना है, ये किस तरह से हो रहा है? देखिए, अगर सर हम बात करें जनपद सोनभद्र की या अन्य जगहों पे जी, कि बहुत अधिक मात्रा में संख्या यहाँ पर आदिवासी परिवारों की है जी। अगर ये कहा जाए तो यह जनपद एक प्रकार से आदिवासी बाहुल्य जनपद भी कहा जाता है, और जहाँ पर सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। अगर सांस्कृतिक की बात करें, अगर डेवलपमेंट की बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पर जैसे जो उनके जो लोकल जो कल्चर थे उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, इस पर तमाम सरकार की योजनाएं चल रही है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जी, और आपका पर्यटन डिपार्टमेंट से उसके माध्यम से, सांस्कृतिक मंत्रालय उसके माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो इसमें जैसे उनकी जो कल्चर था जो विलुप्त हो चुका था, बहुत सारे जैसे उनके झूमर है, ढुमकच है, बारासिंगा है, इसके बाद आपका कुलदहकी है, कजरी है, इस तरह के जो वो नृत्य जो प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से कुछ संदेश भी देते हैं लोगों को, उसको अगर देखा जाए तो आज की डेट में धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, और खास करके कि इस तरह के जो कल्चर जो प्रोग्राम है उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया है जी। और आज ये महिलाएं न केवल यहाँ से निकल करके, बल्कि अभी कुछ विगत वर्ष में इनमें से कुछ महिलाएं काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी आई थी। वहाँ पर भी उन्होंने अपना इनका जो बारासिंगा जो प्रसिद्ध जो नृत्य है उसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया था, और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर चीज़ें वो लेकर के आई थी। वहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे अपने उनकी एक पारंपरिक जो वेशभूषा में भी आई थी। तो और जगह समय समय पर जैसे लखनऊ में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, अन्य राज्यों में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें अवसर दिया जा रहा है कि किस तरीके से अपने कल्चर को ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर के जा सके और डेवलप कर सके। तो इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही साथ सर धरती आबा ट्राइब्रेन्योरशिप एक कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और स्टार्टअप महाकुंभ 2025 भी, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना, उद्यमियों को बढ़ावा देना, उसमें आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये उद्यमी आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं, आदिवासी आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं, क्या क्या कार्य हो रहे हैं? अगर बात किया है तो आदिवासी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर जंगलों में रहती है जी, और ये जो वनोपज है, जो जंगल से जो संबंधित जो चीज़ें हैं उनका ही प्रयोग करके उनका जीविकोपार्जन चलता है, और उसी की दिशा में उनकी आमदनी भी, आय का मुख्य स्रोत जो होता है वो वनोपज ही होता है, जिसको हम NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, या NWFP कहते हैं, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। तो ये जंगलों में पर्याप्त मात्रा में है। तो अभी तक क्या था कि जैसे अगर देखा जाए तो एक जो NTFP आपका बैम्बू है, वहाँ पर एक बांस होता है जिसका प्रयोग क्या था कि पहले बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी उनको क्या किया जाए, बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई। वहाँ पे जो भी आदिवासी कम्युनिटी है उनको ट्रेनिंग कराई गई, महिलाओं को, पुरुषों को, और ट्रेनिंग करने के बाद उनको बांस के विभिन्न तरह के जो आधुनिक जो उत्पाद हैं जिनका बाजार में आज की डेट में काफ़ी अच्छा मूल्य है, जैसे ट्रे है, कप है, कुछ डेकोरेटेड आइटम है। इसके साथ साथ वो जैसे भगवान केदारनाथ की मंदिर का उसका एक स्वरूप वो है, भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप जो है, इस तरह की चीज़ें बना करके वो मार्केट में लेकर के जा रही हैं, जिससे कि उनकी आमदनी भी काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ रही है बैम्बू से। कहने का आशय ये कि ये जो कला है, जो जनजातीय कला है, इसको आधुनिक रूप में एक तरह से प्रस्तुति की जा रही है। जो पहले वो एक डलिया या वो बनता था, उस चीज़ों को प्रमोट करके अब नई जो चीज़ें डिमांड में है उसको कर रही हैं लोग। अभी महिलाओं ने कुछ जैसे क्लॉक भी बनाना शुरू किया, घड़ी भी बनाया उन्होंने, दीवार घड़ी भी बना रही है महिला जी, उसका भी काफ़ी डिमांड है। मैंने लखनऊ में एक जगह दिखाया था तो काफ़ी लोग बोले कि करीब 100 पीस हमें ही दे दीजिए, तो काफ़ी डिमांडेड है। जो भी चीज़ें वो बना रही है तो काफ़ी सुंदर भी हैं और टिकाऊ भी हैं। जो बैम्बू का पहले क्या था कि बैम्बू की कोई भी वस्तुएं साल 2 साल में ख़राब हो जाती थी, अभी नई तकनीक से उनको ट्रेनिंग दे करके वो कम से कम 20 साल तक एक जो भी उत्पाद जो बना रही हैं वो
जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो 20 ईयर्स तक ख़राब नहीं हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है इसमें। इसके साथ साथ न केवल बैम्बू बल्कि जंगलों में बहुत सारे, जैसे आपको महुआ है मिलता है पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पर हर्रा है, बहरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका भी पाउडर बना करके महिलाएं बाजार में बेचने का काम कर रही हैं, जिसकी काफ़ी डिमांड हो रही है। महुआ का बाई प्रोडक्ट बना करके महिलाएं अभी बेचना, बाजार में बेचना शुरू की हैं। जैसे उससे अभी जैम बना रही हैं, उससे लड्डू बना रही हैं, जिसकी काफ़ी डिमांड है लड्डू की बाजार में। अच्छा। और जिसको गांव की भाषा में अगर कहा जाए तो लट्टा भी कहा जाता है, उसको लट्टा भी बना के महिलाएं बेच रही हैं। तो महुआ से भी बाई प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ श्री अन्न का भी प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। श्री अन्न, चूँकि जो आदिवासी जो कम्युनिटी होती है, चूँकि वर्षा के अभाव में वहाँ पर ज़्यादा जो खेती होती है वो श्री अन्न से संबंधित होती है। जैसे आपका शामा है, कोदो है, मेड़ो है, मेजरी है, कुटकी है, इस तरह की जो खेतियाँ होती है, आपका रागी है जिसको मड़ुआ भी कहते हैं गाँव की भाषा में, ये पर्याप्त मात्रा में होती है। और मुख्य रूप से जो खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो वनों के आसपास जिसको हम वनवासी कहते हैं, उनका ये मुख्य आहार है। अगर देखा जाए तो खाने के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो अभी इससे भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी इससे बिस्किट बनाया जा रहा है, इससे नमकीन बनाया जा रहा है, इससे चिप्स बनाए जा रहे हैं, इससे बड़ी बनाई जा रही है। तो उसकी भी डिमांड काफ़ी, मांग बहुत ज़्यादा है बाजार में अगर देखी जाए। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि आज लोगों का झुकाव भी इन प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी भी होते हैं। जी, ये कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी काम करते हैं। तो काफ़ी अभी हम लोगों ने जो देखा है कि चूँकि कम्युनिटी जो पहले केवल उसको खाने के रूप में प्रयोग करती थी, अब जब वो बाई प्रोडक्ट बना रहे तो उसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उसमें। रवि जी, यहाँ पर आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ट्रेनिंग कौन दे रहा है और कैसे मिल रही है? देखिए, ट्रेनिंग उनको हम लोग कई माध्यम से दिलवा रहे हैं। एक तो आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो चल रहा है जी, करीब उसमें 30 से 35 हज़ार महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ट्राइबल्स कम्युनिटी की हैं, जो स्वयं सहायता समूह जुड़ी हुई हैं। तो एक तो हम उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा हम उन्हें RCT के माध्यम से ट्रेनिंग कराते हैं। तीसरा, कौशल विकास की तमाम स्कीम चल रही है, उसके माध्यम से भी उनको ट्रेनिंग मिलती है। हमारे यहाँ उद्योग विभाग काम कर रहा है, उद्योग विभाग भी अभी काम कर रहा है, उस पर ट्रेनिंग पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जी। इसके बाद स्किल डिपार्टमेंट से, उसके माध्यम से भी अगर देखा जाए, पर्यटन डिपार्टमेंट जो है, अभी पर्यटन विभाग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, खासकर आदिवासी कम्युनिटी के लिए। क्योंकि जो एरिया जो सिलेक्टेड किए गए हैं वहाँ पर, खासकर पर्यटन के दृष्टिकोण से, वो ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में ही है जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं या जो वनों के आसपास है। तो अभी वहाँ भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से वहाँ पर छोटे छोटे कॉटेज डेवलप करके जैसे पर्यटक जो आए तो उनको कैसे वो रिझा सकें और कैसे अपने कल्चर को दिखा सकें और उसका ज़्यादातर बेनिफिट उनको मिल सके। हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि जब उन्हें ट्रेनिंग मिल गई तो ट्रेनिंग के बाद अपना काम शुरू यदि वो करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या कोई आर्थिक सहायता भी उन्हें दी जाती है या मार्केटिंग के लिए कोई तरीका कुछ? जी, बहुत अगर हम लोग बात करें आर्थिक सहायता से, तो जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उन्हें तो हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको पैसा देते हैं 1.5 लाख से। इसमें सिर्फ महिलाएं हैं कि आदिवासी समाज? इसमें आदिवासी, चूँकि महिला पुरुष प्रमुख है, अगर प्रमुख है तो उसमें पुरुष भी उसमें शामिल है। जी जी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक परिवार को मानते हैं, यूनिट हमारी इकाई जो होती है परिवार होती है, तो उस परिवार को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें न केवल महिला को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है, उसके महिला को दे रहे हैं, उसके बच्चों को दे रहे हैं जो एडल्ट है, जो 18 साल से ज़्यादा है, या उनके पुरुष को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें हम NRLM के माध्यम से आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं, जैसे आपका अगर देखा जाए तो किशोर योजना चल रही है, तरुण है, शिशु है, उसके माध्यम से भी हम लोग बैंकों से उनको CCL करवा रहे हैं, जो बहुत ही कम ब्याज दर पर उनको मिलता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो हमारा जो उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग के माध्यम से भी तमाम जो सरकार की योजना चल रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना चल रही है, उनके माध्यम से भी उन्हें कम ब्याज दर पे पैसा उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम चूँकि CSR से भी उन्हें हम फंडिंग करा रहे हैं, बहुत जगहों पे CSR भी सपोर्ट कर रहा है, उससे भी महिलाएं पैसा, आर्थिक मदद उनको मिल रही है, जिससे वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दूसरी, चूँकि वो जब प्रोडक्ट जब बना ले रही है तो बात करेंगे अगर हम उसकी ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की, तो हम ब्रांडिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रांडिंग में अगर देखा जाए तो जैसे जो महिलाएं हैं, खासकर चूँकि वो गाँव से महिलाएं हैं, तो उनको कैसे उनको ब्रांड करना है, उनका नाम दे रहे हैं। जैसे अगर सोनभद्र की बात करें प्रॉपर तरीके से, तो हम वहाँ पे सोन नाम से ब्रांड कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट उनके आ रहे हैं सोन के नाम से आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें हम पैकेजिंग करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेहतर पैक कर सकते हो। पैकेजिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ रॉ मटेरियल वो गांव से ही, जैसे कुछ वो अगर बल्ब टाइप का कुछ बना रही हैं, LED बना रही है, तो उसको कैसे एक बैम्बू से कैसे डेकोरेट कर सकती हैं, उस पर हम लोग पैकेजिंग सिखा रहे हैं। कुछ रॉ मटेरियल हम मार्केट से भी लेके जा रहे हैं, जहाँ से वो पैकेजिंग कर रही हैं। और ब्रांडिंग के लिए
कैसे उन्हें स्टिकर बनाना है, कैसे उसको बेहतर तरीके से करना है, तो ब्रांडिंग में भी काम कर रहे हैं। तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग में काम हो गई। तीसरा आपका सवाल था कि कैसे हम उनको मार्केटिंग करा रहे हैं। जी, मार्केटिंग में बात करें तो मार्केटिंग बहुत ही आसान तरीके से करा रहे हैं उनको। एक तो वो लोकल लेवल पे ही जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो काफ़ी उसकी डिमांड है, तो लोकल लेवल पे बेच ले रही हैं। दूसरा उनका जो मार्केटिंग का स्टेटस है ये है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं, एनटीपीसी है, एनसीएल, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो एनटीपीसी ने भी अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने दुकान दे रखा है, वहाँ पर भी ये अपने सामान को रख रही हैं। प्लस जो ऑफिसेज है वो ऑफिसेज में भी दे रहे हैं। हमारे प्रेरणा कैंटीन्स बहुत जगहों पे खोल रखे हैं हम लोगों ने। जी जी। हम लोगों ने कलेक्टेड मोड पे भी अपने यहाँ एक शॉप खोल रखा है, एक शोरूम खोल रखा है, मार्ट खोल रखा है, वहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वहाँ से भी मार्केटिंग कर पा रही हैं। यानी सभी जिलों में अलग अलग तरीके से इस तरह से उनको इसके सुविधा दी जा रही है। जगह जगह पे मेले लगते हैं, जैसे सरस मेले लगते हैं, जैसे आपके दिल्ली में भी लग रहे हैं। अभी महिलाएं दिल्ली में गई थी, करीब 5 लाख का सामान बेच करके आई हैं वहाँ पर वो। तो उसके बाद आपका भोपाल में है, मतलब हर जगह जगह पे सरस मेले लग रहे हैं, वहाँ पे भी महिलाएं अपने सामानों को लेकर के जा रही हैं। इसके साथ साथ चूंकि अभी नया जो प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का भी प्रयोग करके हम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, आपका व्हाट्सएप पे के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं। और अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी इनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मीशो पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट आपकी जो प्रोडक्ट बना रही हैं आपको अमेजन, मीशो और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको मिल यानी जाएंगे। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वोकल फॉर लोकल का एक नारा है उसको आप लोग पूरी तरह से समृद्ध कर रहे हैं। महिलाओं की बात आप कर रहे थे, राजवंती जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हैं और आज आदिवासी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी से भी आपने भेंट की है। किस तरह की चीज़ें आपने इस फील्ड में फेस की, किस तरह महिलाएं आपसे जुड़ती हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम राजवंती देवी है। सर, पहले क्या था कि हम लोग जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में नहीं जुड़े थे, इस समय इससे पहले कि हम लोग की स्थिति थी कि अपना हम लोग जो कि आदिवासी क्षेत्र की खुद आदिवासी महिला हूँ, तो घर में ही रह करके अपना काम काज करना, यही सब करते थे। जब हम लोग के लिए ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया तो उस समय हम लोग को घर से बाहर निकलने की ये सब कोई चीज़ की आज़ादी नहीं थी, घर में ही रहते थे। फिर जब NRLM आया तो उसमें मैं 27 दिसंबर 2014 में मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैं पढ़ी थी, तो उसमें बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का काम हो गया या बैठक कराने का, ये सब काम हमको मिला। तो धीरे धीरे हम ये कार्य करने लगे। फिर 2016 में मेरा ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पद पे चयन हुआ। मैं उस पद पे चयन होकर ट्रेनिंग लेके मैं उसका कार्य करने लगी फील्ड में। फिर गांव में जब हम जाते थे समूह महिलाओं को जोड़ने, तो वो लोग कहती थी कि नहीं, समूह में जुड़ने से क्या होगा, 10 रुपये बचत करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और फिर हफ्ता में हम लोग कहाँ समय दे पाएंगे। तो फिर उन लोग को बोले कि दीदी ये 10 रुपया जो आपके लिए है ये आगे चल के बहुत बड़ी रकम बनेगी। तो दीदी लोग को हम लोग अपने CLF पे लाते हैं। वहाँ पे जब दीदी आती है तो हम लोग जो रोजगार करते हैं उसको देखते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ रोजगार मैं भी सिलाई सीखी हूँ। कुर्ती हो गया, नाइटी हो गया, लेडीज पर्स हो गया, और इस समय जूट का हम लोग फोल्डर बनाने का काम कर रहे हैं, फोल्डर फाइल। तो जब वो महिला जब आती हैं जब हमारे CLF में, तो वहाँ पे जो कार्य करते हैं हम लोग, तो उसको जब अपने आँख से देखती है तो कहती हैं कि हाँ हम लोग ये सब चीज़ मतलब कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद वो दीदी समूह में जुड़ जाती है। समूह में जुड़ के फिर वो भी जिस चीज़ का अगर ट्रेनिंग लेना चाहे, जो कार्य करना चाहे, तो उसको उस विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर हमारे समूह से भी उनको आर्थिक मदद की जाती है, सामाजिक। और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जब हम 8 मार्च 2019 में गए थे वाराणसी, तो वहाँ जाने के बाद हम अपने जीवन का सफलता कहानी बताए थे कि समूह से पहले मेरी क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी के सामने हाँ जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी के सामने मैं बताई थी कि उससे पहले मेरी जीवन की स्थिति कैसी थी, फिर इसके बाद मेरे जीवन में फिर समूह में जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया। तो पहले और हम लोग अब के जीवन में हमारे बहुत अंतर है। पहले क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग बनाती हैं? हम लोग सर नाइटी बनाते हैं, कुर्ती हो गया, फिर ये फोल्डर हो गया, वॉशिंग पाउडर निरमा हो गया, और त्योहार के समय में जैसे दीपावली के समय फुलझड़ी वगैरह हो गया, ये जो होता है लाइट्स, ये सब बनाते हैं। फिर होली में अबीर गुलाल हो गया। अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स दीपावली पर बनाए गए थे, जैसे कि गोबर के दिए बनाए गए थे। जी हाँ।
और जो है उसके साथ मोमबत्ती हो गया, हाँ, गोबर का मोमबत्ती था। दीपक हो गया। ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण आप लोगों को कहाँ से मिला? ये सब का हम लोग के हमारे विभाग से जुड़ के हम लोग वहाँ संपर्क करते हैं, तो हम लोग को वहाँ से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। तो जैसा कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, जी। तो छोटी छोटी बचत करते करते और छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जी। अब कैसा लगता है आपको? अब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सर, कि हम लोग NRL को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम लोग घर से निकल कर के बाहर आ रहे हैं। हम लोग का आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान विकास हुआ है। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति हम लोग का दोनों मजबूत हो गया है। आर्थिक स्थिति से, पैसे से भी हो गया कि हम लोग कोई रोजगार कर रहे हैं तो उससे हमारी आमदनी हो रही है। और सामाजिक में हो गया कि हमको समाज में एक हमारा नाम मिला, पहचान मिला। हमको सब लोग हमारे अच्छे कार्य से जानते हैं। हमारे कार्य को देख के अगले लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्य को करने के लिए काफ़ी उत्सुकता दिखाई है। और वर्ष 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा था, तो उसी वर्ष 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की। और तब से लेकर आज तक इस मिशन ने बहुत सारा काम किया है। मैं फिर से MG रवि जी के पास आता हूं और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की क्या स्थिति है और किस तरह उसमें बदलाव आ रहा है? देखिए, खासकर जो आदिवासी कम्युनिटी के जो बच्चे थे पहले, तो वो शिक्षा से बहुत दूर रहते थे। अभी क्या है कि तमाम जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको अच्छा और डेवलप किया गया है। जो जूनियर हाई स्कूल है, इसके साथ साथ जो तकनीकी शिक्षा, चूँकि तकनीकी शिक्षा पे विशेष करके फोकस है गवर्नमेंट का, तो जगह जगह पे कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। वहाँ पर जाकर के बच्चों को, चूँकि जिले पे आना बहुत दूर था उनके लिए, तो अब सुगम बना दिया गया है कि वहाँ पर भी वो अपना आसानी से जाकर के अपनी तकनीकी शिक्षा वहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर, विशेष करके कंप्यूटर का चूँकि बहुत ज़्यादा महत्व है इस समय। तो बच्चों को तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है गाँव पर जाकर के, ताकि वो कोई बच्चा अगर इंटर पास है, चूँकि जो आदिवासी जो बच्चे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि हाई स्कूल के बाद या क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उनको कैसे हम आगे लेकर के जाएं और बेहतर तरीके से कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं, उनको बेहतर शिक्षा दे सकें। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि आदिवासी कही जाती है, उनका विकास हो रहा है। जो महात्मा गांधी जी का वह विजन जो था कि अंतिम व्यक्ति तक सफलता या विकास पहुंचना चाहिए, तो धीरे धीरे वह कार्यभूत होता नजर आ रहा है। MG रवि जी और राजवंती जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय कानून दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनका सम्मान सहित समावेशन भी सुनिश्चित करता है। समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की सहायता करता है, जिससे दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में समान अवसर पा सकें। दिव्यांगता में शिक्षा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। वाराणसी के कोइराजपुर स्थित नववाणी विद्यालय बधिर बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दे रहा है। विद्यालय स्थापना के 37वें वार्षिकोत्सव पर गत दिनों विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मूक बधिर बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। जानते हो, मेरे मम्मी और पापा ने पढ़ने के लिए मेरा नाम लाइब्रेरी में लिखवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैं वहाँ पढ़ूंगा नहीं। वहाँ पे वाईफाई लगी है। मैं आराम से पूरा टाइम मोबाइल चलाऊंगा। मेरा भी वही हाल है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे जैसे वहाँ पे बहुत से लोग मोबाइल चलाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, आओ लाइब्रेरी चलते हैं। हाँ, चलो चलो। हमारे विद्यालय के 37वां वार्षिकोत्सव यह हमें याद दिलाता है, बच्चे न सिर्फ अपने शिक्षा से ही नहीं सीमित रहते हैं, बल्कि अन्य कार्यकलापों से, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, और आज विशेष रूप से इनके अपने जो गुण हैं, अपने जो गुणहार है, उसे निखारते हुए हम सबों से यही कहना चाहते हैं, ना हम लोग बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन हम
सब कुछ इस समाज में कर सकते हैं। बच्चों, ये आपकी नई सहपाठी है। क्या आप लोग सुहानी से मिले? क्या आपको इसकी बात समझ में आ रही है? नहीं मैम। बच्चों, सुहानी सुन नहीं सकती और ना ही बोल सकती है, और आज से सुहानी भी आप सभी के साथ पढ़ेगी। मैम, जब ये सुनेगी नहीं और बोलेगी नहीं तो हम लोगों के साथ कैसे पढ़ेगी? ये सांकेतिक भाषा में पढ़ेगी। मूक व बधिर बच्चों की सहभागिता कार्यक्रम को विशेष बनाती है, जिससे उपस्थित अभिभावक और दर्शक उनकी प्रतिभा को देख अभिभूत हो जाते हैं। This is the first time I came here. Otherwise, my parents came with him. So बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि बच्चे और अच्छा करें और बहुत आगे जाएं। बच्चे जैसे कर रहे हैं वैसे ही भगवान करे कि आगे बढ़े, और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और सरप्राइज प्रोग्राम बिल्कुल था। बच्चों का बहुत ही अच्छा नृत्य लगा और मैं उम्मीद करता हूँ इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। स्वदेशी एक राष्ट्रीय भावना है। इसमें संस्कृति का जो सौंदर्य है वो हम भारतीयों को आकर्षित करता है। हमारे सब त्योहार भी स्वदेशी हैं और इन त्योहारों का स्वभाव भी स्वदेशी है। दीपावली के शुभ अवसर पर दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी विगत दिनों वाराणसी स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में लगाई गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से इस दिव्य दीपावली मेला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय मेले में दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही कई संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो दिव्यांग हमारे हैं जो अपने उत्पाद बना रहे हैं, दिया सलाई, मोमबत्ती और कुछ उपकरण जैसे कि अचार है, कुछ और भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ मूर्तियाँ, ये सब जो इनकी उत्पाद प्रदर्शनी इसलिए लगाई जा रही है कि लोग आएँ और इसको खरीदें, और इनको खरीदने के बाद से इनको जो इनकम होगी वो इनके स्वावलंबन में सहायता प्रदान करेगी और इससे ये अपने समाज में मुख्य भूमिका में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा, ये समाज को ये संदेश देना भी है इसके माध्यम से कि लोग ये देखें कि दिव्यांग सिर्फ डिपेंड ही नहीं रहते, बल्कि वो अब कुछ रोजगार भी कर सकते हैं, कुछ उत्पाद भी बना सकते हैं। और उस उत्पाद की बिक्री का माध्यम मेला इसलिए लगाया गया है कि इनके उत्पादों को आप लोग खरीद करके इनके उत्साह को वर्धन करें और इनका अधिक से अधिक सहयोग करें। दिव्य दीपावली मेला का आयोजन वाराणसी मंडल में प्रथम बार किया गया था। मेले में दिव्यांगजनों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ उनकी कलाओं को भी प्रदर्शित किया गया था। हम सभी दिव्यांग भाइयों ने मिलकर अपने आजीविका के लिए, जैसे मूर्ति हुआ, ये सब अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब कहीं भी हमें मालूम होता है तो वहाँ पर अपना दुकान लगाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिससे कि कुछ हमारा भी खर्च चलने में सहयोग होता है। दिव्यांगजन द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र रहीं। विशेषकर मूर्तियां, मोमबत्ती, अगरबत्ती, खिलौने और गाय की गोबर से बने उत्पाद दर्शकों को आकर्षित कर रहे थे। हमारी गाय माता को जो रोड पे छोड़ देते हैं किसान और चोटिल हो जाती हैं, उनको गौशाला में पहुंचाना और उनके रख रखाव के लिए, उनके अच्छे प्रबंध के लिए हम लोग ने विचार किया, एक पहल किया कि इनको भी उचित स्थान मिले। और उन्हीं के गाय के गोबर से हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। हमारे पास सम्रानी कप है, दिया है, कोन है, धूप है, 9 ग्रह धूप है, पंचगव है, गोनाइल है, हैंडवाश है, बकिया, सब मटेरियल हम लोग बनाते हैं। और कुछ समूह की महिलाएं भी हमसे जुड़ी हैं और हमारे दिव्यांग भाई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम करते हैं, फील्ड से भी रिलेटेड है। और हम लोग स्टॉल लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट की संस्था हमें प्रोवाइड जहाँ जहाँ कराती है वहाँ पे हम अपना स्टॉल लगाते हैं और हमें इससे अच्छा आय का एक जरिया भी मिलता है। और हम पेंशन के भरोसे नहीं रहते हैं, हमारी महीने की अच्छी आय 10 से 15 हज़ार के बीच में हो जाती है। दिव्य मेले में दिव्यांगजनों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री से उनका मनोबल बढ़ा, साथ ही प्रोत्साहन भी मिला कि वो स्वयं के हुनर से स्वावलंबी भी बन सकते हैं और अपनी जीविका भी चला सकते हैं।